कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने नहीं आए, हम व्यवस्था बनाने आए। ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति समाज के हित की सोचे, राष्ट्र के हित की सोचे। परिवर्तन तो उन्होंने क्या लाया? वो तो भाई पहले शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी। जय हिंद दोस्तों। आज की इस राजनीतिक व्यवस्था और अव्यवस्था, स्वस्वार्थ के लिए किया गया सत्ता परिवर्तन, कुर्सी का खेल और ऐसी तमाम बुराइयां राजनीति में विद्यमान हैं। लेकिन ऐसे में कुछ आशाएं भी दिखती हैं। एक ऐसी आशा जो शायद समाज में परिवर्तन का न सिर्फ कारण बने बल्कि शायद समाज को आगे तक लेके जाए। ऐसे ही एक समाज सुधारक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति और एक नई पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी का नाम है सर्वहित पार्टी, जो अभी फिलहाल में हरियाणा में कार्यरत है, और उसके राष्ट्रीय सचिव से आज हम उनकी विचारधारा, उनके उद्देश्यों को जानने के लिए आज यहाँ आए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो आर्य समाज में रहते हुए कैसे समाज में एक नई क्रांति की बिगुल बजाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी के क्या सपने देख रहे हैं। प्रणाम भैया जी। नमस्ते सिद्धार्थ जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप पहले तो ये बताइए कि आप किस विचारधारा से जुड़े हैं और आपका उद्देश्य क्या है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ जी। मैं चरण सिंह पवार, फिलहाल सर्वहित पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। बलेश्वर पवार जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिलहाल अस्वस्थ होने की वजह से इस समय जो अध्यक्ष हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं, रामवीर चिकारा जी हैं। जिस प्रकार से सर्वहित पार्टी का नाम है, सर्वहित के उद्देश्य से बनाई गई एक पार्टी, एक दल जो सभी का हित चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समाज का, प्रत्येक जीव का जो हित चाहता है, इसलिए हमने पार्टी का नाम सर्वहित रखा है। जैसे कि आज के दौर में इतना पार्टियां हैं और सब पार्टियों का एक ही उद्देश्य है, सत्ता की मलाई खाना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने कुनबे को बढ़ाना। चाहे आप बिहार में देखिए, चाहे आप यूपी में देखिए, चाहे आप हरियाणा में देखिए, परिवारवाद तक सीमित के रह गई आज की राजनीति। तो आपकी पार्टी का ऐसी क्या है नई बात है जो आपको लगता है कि सर्वहित इसमें समाहित है? देखिए सिद्धार्थ जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन, तो मैं ये कहूंगा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने नहीं आए, हम व्यवस्था बनाने आए हैं जी। क्योंकि इस समय जो व्यवस्था है, जिसे तथाकथित व्यवस्था कहते हैं, ये अव्यवस्था है। इस देश में कोई राजनीतिक विचारधारा, अगर कहा जाए, बड़े बड़े दल हैं, वो कहते हैं हमारी ये विचारधारा है, लेकिन थोड़े से स्वार्थ के लिए दुश्मन दोस्त हो जाता है। जो सैद्धांतिक विरोधी जो दल हैं, उनके साथ मिलकर वो सत्ता प्राप्त करते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति का है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले मुख्य रूप से वह एक श्रेष्ठ विचारों की तरफ बढ़े, श्रेष्ठ मानवता की तरफ बढ़े, क्योंकि हमें सत्ता प्राप्ति का लोभ नहीं। जिस दिन समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, जिसे शिक्षित कहा जाता है, जिसे शिक्षा कहा जाता है, जब उसके पास होगी तो वह स्वयं जानेगा कि इससे समाज का हित है और इससे समाज का अहित है। तो हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति समाज के हित की सोचे, राष्ट्र के हित की सोचे, और यह बदलाव शिक्षा द्वारा संभव है। और हमारा सबसे पहला जो इस पार्टी का उद्देश्य है कि समाज में जो वास्तविक शिक्षा थी, जिस शिक्षा पर हम ये विश्व में जो विश्व गुरु कहा जाता था ये राष्ट्र, उस शिक्षा को पुनर्स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। जो सोने की चिड़िया कहते थे लोग, जो राष्ट्र गुरु कहते थे, विश्व गुरु कहते थे, तो उस शिक्षा को इस समाज में स्थापित करना इस सर्वहित पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति इतना समझदार हो कि वो समाज के हित को, राष्ट्र के हित को और प्रत्येक प्राणी मात्र के हित को समझे। तो हम इस जो पार्टी का गठन है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। और जब एक एक व्यक्ति श्रेष्ठ होगा तो निश्चित ही रूप से वो समाज भी श्रेष्ठ होगा, वो राष्ट्र भी श्रेष्ठ होगा और ये विश्व भी श्रेष्ठता की तरफ बढ़े। तो पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने का हम तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक राज्य के लिए सोचते हैं या एक राष्ट्र के लिए सोचते हैं। संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हम सोचते हैं। और अभी जो ये पौधा हमने लगाया है, हरियाणा में लगाया है, और पूरा संगठन इस पर काम कर रहा है, जुटा हुआ है। और हमारी पार्टी निरंतर, चाहे अभी हम
पूरी तरह से भाई राजनीतिक तौर पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सांगठनिक तौर पर हम धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं और अपने विचारों को जमीन पर उतार रहे हैं और हमें इसमें बहुत सफलताएं मिल रही हैं। विचारों का शुद्ध होना बड़ा जरूरी है। तो जैसे कि आपने बोला विचारों को फैला रहे हैं, आपकी जो मातृ संगठन है उसके विचार जो है वो वैदिक के तरफ ले जाने वाला रहा है, और मेरा मानना है सनातन का असली अर्थ ही यही है कि वो वेद और वैदिक जीवन से जुड़े। तो आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का क्या मतलब, क्या जरूरत? देखिए सिद्धार्थ जी, समाज में अगर आपको कोई चीज स्थापित करनी है, आज को आपको कोई अपनी बात अगर समाज के अंदर स्थापित करनी है, तो जब तक आपके पास शासन की व्यवस्था नहीं है, सत्ता की व्यवस्था नहीं है, आप उस बात को नहीं स्थापित कर सकते। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि हमको शिक्षा लागू करनी है, तो शिक्षा किस प्रकार से लागू हो। अगर हम स्कूलों में जाएं, जो आजकल की व्यवस्थाएं हैं जिनमें स्कूलों में, विद्यालयों में हम जाएं और हम वहां कहें कि हमें भाई ये विचारधारा श्रेष्ठ है और आप लागू करिए, तो सेकुलरिज्म इतना हावी है कि उस विचारधारा को वहां स्थापित नहीं होने देगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये विचारधारा श्रेष्ठ है। लेकिन अगर पता भी हो तब भी वो लोग स्थापित नहीं करते। हां, अगर राज्य आदेश करे, सरकार आदेश करे, सत्ता आदेश करे, तो वो विचारधारा लागू होगी, और निश्चित रूप से अगर वो विचारधारा लागू होगी तो सत्ता ही कर सकती है। इसलिए सत्ता में आने के लिए आपको राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी, चुनाव लड़ना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा जो उस व्यवस्था को बनाते हैं। तो हमें उस व्यवस्था को बनाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता पड़ती है। सत्ता वो चाबी है जो समाज को परिवर्तित भी करती है और परिवर्तन करने वाले को शुद्ध रूप से कलंकित भी करती है। आपकी ही विचारधारा से एक नई नवेली पार्टी दिल्ली में शासन कर रही है, वो भी जब आंदोलन से निकली तो सत्ता परिवर्तन के साथ समाज परिवर्तन की भी बात की। आज वो घोटालों में लिप्त है और उसमें जितने भी उसके नेता हैं सब दागी हैं मोस्टली। तो आप पे जनता या मेरे जैसा लोग भरोसा कैसे करेंगे, इसके लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं कि लोग भरोसा करें कि हमारी विचारधारा शुद्ध है? देखिए सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात काटूंगा कि आपने कहा आप ही की विचारधारा। बिल्कुल मेरी विचारधारा इन द सेंस, आपकी विचारधारा इन द सेंस कि समाज में परिवर्तन लाने की विचारधारा से आए थे। देखिए परिवर्तन, वो चाहे नाम, अब परिवर्तन तो उन्होंने क्या लाया, वो तो भाई पहले शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, तो ये समाज का कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि समाज को विनाश की तरफ धकेलना है। देखिए जो वो विचारधारा है, मैं उसको कम्युनिस्ट विचारधारा बोलता हूं, जो लोगों को नास्तिक बनाती है, जो लोगों को अराजकतावादी बनाती है, वह विचारधारा है। और हमारी विचारधारा लोगों को आस्तिक बनाती है, लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करती है, लोगों में समाज निर्माण की भावना को जगाती है। दोनों विपरीत विचारधाराएं हैं। और जो आपका अगला प्रश्न था कि वो भी समाज में कह के आए कि भाई हम सत्ता परिवर्तन से, तो मैंने आपसे पहले भी कहा हम व्यवस्था परिवर्तन करने नहीं आए, हम व्यवस्था बनाने आए हैं। क्योंकि अब जो तथाकथित व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं अव्यवस्था है। आप आज भी देख रहे हैं बिहार के अंदर क्या हुआ है, नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो ये शायद तीसरी या चौथी बार आए हैं, वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, तो इसको अवसरवादिता कहते हैं। मैं जो आपसे कह रहा था ना कि जब जिस दिन नीतीश कुमार जी अलग हुए थे तो उनकी विचारधारा कुछ और हो गई थी, आज उनकी विचारधारा उनसे मेल खा गई है। तो हमारी विचारधारा इस प्रकार से नहीं है। अभी हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी के पास कई पार्टियों से, यहां तक कि आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन का प्रपोजल आया था कि आप हमारे साथ मिलकर के, क्योंकि हमारा ग्राउंड पे बहुत बड़ा संगठन है, कि आप हमारे साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग करिए। तो हमने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि जहां हमारी विचारधारा नहीं मिलती हम उनके साथ, चाहे हमें सत्ता मिल जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य व्यवस्था बनाना है। हां, कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे और निश्चित रूप से जब श्रेष्ठ प्रयास होता है तो सफलता अवश्य मिलती है। मेरा प्रश्न ये है अगला कि जरूरी नहीं है कि आप सत्ता में आके ही पावरफुल बने। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कभी सत्ता की मलाई नहीं चखे, लेकिन सत्ता को अपने कंट्रोल में रखे। तो आपको नहीं लगता कि समाज परिवर्तन के लिए सत्ता ही सब कुछ नहीं है? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं इसमें विरोधाभास है। जो शिवसेना बनाई बाल ठाकरे साहब ने, उन्होंने, चाहे उनका परिवार का कोई व्यक्ति ना बैठा हो, लेकिन उन्होंने अपनी कठपुतली ही भाई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बनाए, छगन भुजबल बनाए, चाहे राणे थे वो बनाए, तो वो उनकी कठपुतली थे। सत्ता तो उनके हाथ में थी और बगैर सत्ता के उनको भी पता था कि भाई जो आप कहना चाहते हो या जो करना चाहते हो आप नहीं कर सकते। तो सत्ता में उनकी बराबर भागीदारी थी।
सत्ता के बगैर केवल इस देश में नहीं, कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कितने लोग हजारों वर्षों से आंदोलन करते रहे और उनके आंदोलन का जब तक वो राजनीतिक तौर पर सफल नहीं हुए तब तक कोई अंजाम नहीं निकला। निश्चित रूप से आपको कोई विचार स्थापित करना है तो राजनीतिक तौर पर आपको सत्ता या कहते हैं ताकत तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी, तभी आप अपने विचारधारा स्थापित कर सकते हैं समाज में। तो अगर मैं इससे एक प्रश्न और पूछूं आपकी, जरूरत पड़ने पे अगर मान लीजिए एक आध सीट कम रही, हालांकि भविष्य के गर्त में ये पूछना अभी औचित्य नहीं है, लेकिन बात विचारधाराओं की चल रही इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर भविष्य के गर्त में से निकाले प्रश्न को और ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लाएं कि अगर जो मान लीजिए विधानसभा की सीट में एक आध कम पड़े तो आप किसी से हाथ मिलाएंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल भविष्य की स्थिति में आपको बताता हूं, अगर ये स्थिति आती है और कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है जो हमारे विचारों से सहमत होगा और हमारे विचारों को जब हम समाज में स्थापित करने जाएंगे हमारा सहयोग करेगा, तो निश्चित रूप से हम उसका साथ लेंगे। हाँ, अगर हमें लगेगा कि ये व्यक्ति हमारा विचारों को स्थापित करने में हमारा साथ नहीं देगा तो निश्चित रूप से चाहे हमें सत्ता मिले या ना मिले, हम वो सत्ता की प्राप्ति नहीं करेंगे। चलिए जी, तो इससे स्पष्ट होता है कि आप अपने विचारधाराओं पर अडिग रहने वाले, सत्ता के लिए आप लालची नहीं है, आपकी पार्टी सत्ता नहीं चाह रही है और मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी दूंगा। नहीं, मैं इसमें आपकी एक बात काटना चाहूंगा, सत्ता केवल राज्य करने की नहीं चाहिए, सत्ता उस व्यवस्था के निर्माण के लिए चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और वो सत्ता हम चाहते हैं जो व्यवस्था को परिवर्तन करे, एक व्यवस्था बनाए, परिवर्तन ना करे, बनाए। तो उस व्यवस्था के लिए हम सत्ता जरूर चाहते हैं। जो आप कह रहे थे कि भाई सत्ता नहीं चाहते, सत्ता चाहते हैं, लेकिन ऐसी सत्ता नहीं चाहते कि भाई हम आज बन जाएं और हम कुछ कर ना पाए समाज के अंदर। हमें एक छोटी सी बात है, जिस समय जिन लोगों के लिए आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, तो उन्होंने तो व्यवस्था वो करी कि भाई एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। हमारी व्यवस्था वो नहीं होगी। नहीं तो उनके कुछ हमारी व्यवस्था तो है। नहीं, हमारी व्यवस्था ये होगी कि एक शराब की बोतल भी ना हो समाज के अंदर और हम बंद ना करें। व्यक्ति कहे कि मैं इस बोतल को मैं खुद ही तोड़ूंगा, समाज खुद कहे कि हम शराब ही नहीं पिएंगे। हमें वो व्यवस्था बनानी है, हमें ऐसा समाज बनाना है जहां पर कोई शराब भी ना हो, जहां पर कोई नशेड़ी ना हो। मेरा अगला प्रश्न आज के आधुनिक राजनीतिक परिवेश में है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लाव लश्कर के साथ, धन बल के साथ इतना तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है और उनकी विचारधाराएं राष्ट्रहित तक जा रही है और जनता उनसे जुड़ रही है, उनके विचारों से जुड़ रही है, लेकिन वहीं जो वो काम बिहार में कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को पुनः अपने में शामिल करके कह रहे हैं, तो इस बात पे आपका एक व्यक्तिगत तौर पे क्या विचारधारा है? पार्टी के तौर पे नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पे आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इसको अवसरवादिता कहूंगा। केवल आप सुबह एक व्यक्ति को गाली दे रहे थे और शाम को उसको गले लगा रहे हैं, तो उसको अवसरवादिता ही कहते हैं। बाकी ये केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव है जो, उसमें केवल अपने आप को मजबूत दिखाना और जो उनके अगेंस्ट इंडिया नामक गठबंधन है उसको कमजोर दिखाना, ये केवल ये राजनीति है। एक इनका पहले से ही निश्चित था कि हम इस समय करेंगे। मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं इंडिया गठबंधन से, लेकिन जो मेरी समझ है, मेरे हिसाब से उनकी राजनीति के उनको धक्का देना, झटका लगाना, तो वो उन्होंने दिया है। बाकी रही विचारधारा की बात, तो यही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बनाती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अलगाववादी दल हैं उनके साथ भी सरकार बनाती है और वहां पर सत्ताएं चलाती है, और ये लोग फिर भी अपने आप को राष्ट्रीय भाव का कहते हैं। निश्चित रूप से अभी यही लोग, कोई व्यक्ति इन्हीं के दल के अंदर गांधी जी को बुरा कहता है, कोई प्रधानमंत्री मोदी जी, महात्मा गांधी जी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो ये स्पष्ट नहीं है। विचारधारा वो होती है जो स्पष्ट होती है, ये तो खिचड़ी बना रखी है। लोगों को राष्ट्रीय भावना के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर केवल बेवकूफ बनाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन शाम को सारे शराब पीते हैं, सारे मांस खाते हैं। तो ये इससे जय श्री राम थोड़ी होगा। जय श्री राम तो जब राम के जो आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, समाज के अंदर स्थापित होंगे, जय श्री राम तब होगा। तो हमारी विचारधारा जो है उन्हीं राम के सिद्धांतों को, उन्हीं कृष्ण के सिद्धांतों को समाज में स्थापित करना चाहती है। केवल नारा लगाने से नहीं, राम के सिद्धांत तो तब जय होंगे, तब वो समाज के अंदर स्थापित होंगे, प्रत्येक व्यक्ति उनको जानेगा और उनको पालन करेगा। राहुल जी का बिहार में इंटर करना, आप कह रहे हैं कि टाइमिंग फिक्स थी, लेकिन मुझे जहां तक समझ है कि ये नीतीश जी संयोजक नहीं बने इंडिया गठबंधन के, और इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाए जाने के बाद वो ज्यादा शुद्ध होते हैं
और तब जाके वो बीजेपी से संपर्क साधते। जहां तक मैंने न्यूज देखा है और जो सूत्र से है पता चलता है कि बीजेपी ने इनको कड़े शब्दों में और इनको काटने के लिए कांग्रेस से कुछ विधायक, कुछ इनके अपने विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी। मेरा प्रश्न ये है कि इस तरीके की अवसरवादिता के बीच में ये चुनाव जा रहा है, माहौल जा रहा है, इसमें आप इंडिया गठबंधन के भविष्य को कहां देखते हैं? क्योंकि अब तो नीतीश जी निकल गए, अब तो एनडीए में आ गए और मुख्य रूप से वही एक संयोजक के एक कह सकते हैं धागा थे जो सबको पिरो के रखे थे। तो धागा के टूट जाने से इसका अस्तित्व आप कहां देखते हैं? देखिए, वैसे तो मैं इंडिया गठबंधन का कोई समर्थक नहीं हूं, ना ही मैं बीजेपी का समर्थक हूं इस समय। लेकिन जो स्थिति इस समय देश के अंदर होने वाली है, देखिए कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति तो यही सोचता है कि अभी तक जो चल भी रहा था कई दिनों से कि भाई इंडिया गठबंधन में आपसी फूट है, और आज वो फूट दिख गई, नीतीश जी छोड़ के चले गए, तो इसका खामियाजा तो निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है बिहार के अंदर बीजेपी के प्रति गलत संदेश जाएगा लोगों में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग शुद्ध हो जाते हैं कि इन्होंने, क्योंकि इसमें बदनाम सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो बिहार हो रहा है। और जब व्यक्ति के एक राज्य के ऊपर, जिस प्रदेश में वो रहता है उस पर भाई लोग प्रश्न उठाने लगते हैं, वहां की जनता पर प्रश्न उठाने लगते हैं, तो लोगों में नाराजगी आती है। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रहेगा बीजेपी के प्रति। बाकी आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। आपने अभी कहा कि बीजेपी अवसरवादी राजनीति भी करती है, जैसा कि महबूबा वो अवसरवादी राजनीति ही करती है, भी नहीं ही आप करती कह सकते हैं। लेकिन महबूबा उनका जब उनसे प्रश्न किया गया कि आप ठीक भारत विरोधी विचारधारा महबूबा मुफ्ती के साथ आप गठबंधन करके सरकार बनाते, तो उनका कहना था कि हम जैसे कि आपका कहना है कि सत्ता में जाएंगे तभी हम चीजों को परिवर्तित करेंगे, उनका कहना था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना तभी संभव था जब हम सत्ता के थ्रू आते, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो इस तरीके से गलत होते हुए भी अपने आप को सही दिखा दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जो महाराष्ट्र में हुआ उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे को न्यूट्रलाइज करना, या हो सकता है कि ये बीजेपी की एक चाल हो कि यहाँ पे नीतीश जी का भविष्य ही खत्म कर दिया जाए, ऐसा भी तो संभव है। देखिए, नीतीश जी का तो मुझे लगता है आखिरी चुनाव है। अब रही महबूबा मुफ्ती जी की बात, तो जिस समय इन्होंने वहां पे सरकार बनाई तो उस समय उसका कोई औचित्य, क्योंकि 370 हटाने के लिए जो एक प्रक्रिया थी कि पहले वहां की विधानसभा से कोई विधेयक पारित होगा वो आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने सीधा सीधा लोकसभा के अंदर चीजें की और राष्ट्रपति शासन वहां लगा हुआ था, उस पे इन्होंने सारा एक कानूनी तरीके से, और मैं निश्चित रूप से उसका समर्थक हूं, धारा 370 हटनी चाहिए थी। यह एक देश में जो कश्मीर है हमारे देश का अभिन्न है, वो हमारे देश में पूर्ण तरह से विलय होना चाहिए था, और इस काम के लिए मैं पूरा बीजेपी का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने ये काम किया निश्चित रूप से। लेकिन ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना, जो आप कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती के साथ, यह एक अवसरवादी राजनीति थी। जब तक उन्होंने उनके साथ सत्ता की मलाई खूब खाई, वो तो सरकार गिर गई, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तब यहां पर लोकसभा में उन्होंने पास किया। तो धारा 370 तो ठीक है, लेकिन ऐसा वो कई राज्यों में कर चुके हैं। वो हरियाणा के अंदर भी उनकी जो सरकार चल रही है जेजेपी के समर्थन से चल रही है। अब जैसे ही चुनाव आएंगे वो उनको छोड़ देंगे, और अगली बार अगर फिर से उनकी आवश्यकता पड़ी तो फिर से मिला लेंगे। तो इसको अवसरवादी राजनीति कहते हैं। मेरा अगला प्रश्न ये है कि राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा उनके राजनीतिक करियर पे? देखिए, जिस समय राहुल गांधी जी ने पिछली बार जो यात्रा की थी, जो प्रथम भाग था उसका, उसमें कुछ स्टेट में उनको लाभ हुआ था, और मुझे जो जहां तक अब लगता है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो वहां पर शायद उनको कुछ लाभ मिल जाए। बाकी उत्तर भारत में कांग्रेस का अभी कोई उदय होने वाला नहीं है जल्दी से, क्योंकि ना तो कांग्रेस के पास संगठन है, ना कांग्रेस के पास ऐसे अच्छे लोग हैं जो जनता तक जुड़ पाते हैं। वो केवल प्रेस वार्ताएं करते हैं, और सबसे मूलभूत जो एक बात है, जब तक कोई पार्टी समाज क्या चाहता है, कैसी आपसे एक समाज उम्मीद कर रहा है, जब तक आप वो बात नहीं रखोगे समाज के अंदर, आप आज जब अभी मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उनको न्योता दिया गया था, उनको जाना चाहिए था, और वो लोग, उन्होंने वो न्योता ठुकरा दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो वहां चले जाते तो उनको लाभ ही होता। बिल्कुल, लेकिन उनको मुसलमान वोट खिसक जाने का डर था। लेकिन आप देखिए बड़ा वर्ग किसका है, ये अगर जो सोच लिया जाता तो आज
ज्ञानवापी ना होता, आज मंदिर शायद बीजेपी का ना कांग्रेस का काफी पहले हो चुका तो होता। कांग्रेस के लिए तो मैं कहूंगा कि अभी कोई फिलहाल स्थिति नहीं है देश के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट में शायद कुछ लाभ मिल जाए, बाकी अभी तो कुछ अगर जो मैं आपकी बातों का कुल मतलब निकालूं तो 2024 साफ है, क्लीन है रास्ता मोदी जी के लिए। देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। जैसा आज बिहार के अंदर हुआ है तो लोग उसको देख रहे हैं कि इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बिहार की जनता के एक तरफ से मेरा जो एक लगता है कि शायद उनमें रोष है, क्योंकि मैं लोगों की सुन रहा हूं सामान्य जनता की, तो उनमें रोष है तो कि रोष है तो प्रधानमंत्री मान लीजिए कि रोष तो है, लेकिन लोकसभा में इनको नुकसान होगा, इस बात को आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो नुकसान हो सकता है कुछ सीटों का। ये मतलब विधानसभा, अब मान लीजिए कि ऐसा भी हो कि ये लोकसभा में अच्छा कर जाएं और विधानसभा में नीतीश जी को साइड कर दें। ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि लोकसभा में ही पहले इनको नुकसान होगा और उसके बाद विधानसभा में, क्योंकि जब तक उस सरकार चल चुकी भी होगी, तो विधानसभा में तो मुझे लगता है नीतीश जी का तो कैरियर लास्ट है उनका, बिल्कुल एंड पे चल रहा है। क्योंकि बीजेपी का एक स्थिति और रही है कि जो भी उनके राजनीतिक दल जो भी किसी भी स्टेट में जो उनके साथ जुड़ते हैं उनको समाप्त करती है। ये उनका इतिहास रहा है, जो भी उनके साथ गठबंधन करेगा उनको साफ कर देती है। तो अब देखते हैं, शायद उस ओर बीजेपी बढ़ रही है। ये राष्ट्रीय महासचिव सर्वहित के विचारधारा की बात आपने कही, ये इनकी विचारधारा है। देखते हैं नई नवेली पार्टी है, कहाँ तक और कितना बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मेरी तो उम्मीद यही है कि देश के लिए एक आईना साबित हो, देश में समाज सुधार का कार्य जो चल रहा है इनके द्वारा वो चलता रहे और अपने देश भारत का राष्ट्रहित हो और भारत विश्व गुरु बने और विश्व में शांति हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। नमस्ते।